आय व्यय और बजट। रामपुर में आपका फिर से स्वागत है। गांव में जिंदगी हमेशा की तरह सामान्य चल रही है। हमारी पिछली मुलाकात से अब तक यहां कुछ खास नहीं बदला है। रामदेव ने अपने जीवन में खुशियों का सूत्र अपनाया और अब अपनी जरूरतों को अच्छे से नियोजित कर रहा है। यही नहीं, उसने खुशियों का सूत्र गांव के सभी लोगों को बताया और इस कारण अब लोग उसको ज्यादा सम्मान करने लगे हैं। बरसात शुरू होने वाली है। हर साल की तरह अर्जुन रावत, जो एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, बारिश का आनंद लेने गांव आए हैं। इनकी पहली नियुक्ति इसी गांव में जिला अधिकारी के पद पर हुई थी। तभी से इन्होंने गांव वालों के मन में एक सम्मानित स्थान बना लिया था। ये दूसरे बाबुओं से अलग थे। ये गांव वालों के साथ घुल मिलकर काम करते और हमेशा उनकी मदद करते। अब वे सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने गांव में जमीन लेकर एक घर भी बनाया है। गांव वाले भी उन्हें बहुत मानते हैं और अपनी परेशानियां उनसे बांटते हैं और उनका हल भी पाते हैं। कितनी कोशिश की, हमारे खर्चे पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं। महीना खत्म होने में अभी और कुछ ही दिन बाकी हैं और हमारे पास फूटी कोड़ी भी नहीं बची। तुम्हारा दुगना काम करने से भी महीने के आखिरी दिन हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। हमारी स्थिति जहाँ थी अब भी वही है। हमें कोई उपाय ढूंढना ही होगा। आखिर कब तक हम ऐसे चलते रहेंगे? हमारे बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं। हमें उनके खर्चों के बारे में भी तो सोचना है। तुम्हारी बात सही है, पर हम क्या करें? हमारी समस्या से निकलने के लिए हमें कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। हाँ, क्यों ना हम अर्जुन बाबू से मिलकर उनकी सलाह लें। वो बहुत बड़े सरकारी अफसर थे। मुझे पूरा यकीन है कि उनके पास हमारे समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। मेरे दिमाग में ये क्यों नहीं आया? हम कल ही उनसे मिलने चलते हैं, ठीक है? ठीक है। नमस्ते अर्जुन बाबू। अरे रामदेव, पुष्पा भाई, बहुत दिनों बाद आना हुआ। सब कुशल मंगल तो है? सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। और बताओ, क्या नई ताजी खबर है? नया क्या होगा अर्जुन बाबू, सब पहले जैसा ही चल रहा है। तुम दोनों कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? बात यह है कि खुशियों को सूत्र जानने के बाद हम अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम हिसाब से चलने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर महीने के आखिरी दिनों में हमारे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं बचती। लगता है कि खुशियों का सूत्र हमारे लिए है ही नहीं। पैसे जमा करना तो दूर, हम तो अपनी महीने के खर्च भी नहीं चला पा रहे हैं। आप ही बताइए हम क्या करें? ओह, तो ये बात है। दरअसल मैं सब्जियां लेने जा रहा था, तुम भी साथ चलो, रास्ते में ही बात कर लेंगे। ठीक है अर्जुन बाबू। आओ चलें। भाई रामदेव, मैं तुम्हें बचत के बारे में बताऊंगा ज़रूर, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी आमदनी है कितनी? अर्जुन बाबू, मैं अपनी मजदूरी से महीना 4,500 रुपये तक कमा लेता हूँ। अच्छा। और मैं अपनी सिलाई से लगभग 1,500 रुपये कमा लेती हूँ। अरे रामदेव, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी पत्नी भी गृहस्थी के खर्च में पैसे जोड़ती है, तुम्हारा हाथ बटाती है। खैर, ये बताओ, कोई और आमदनी का जरिया, कोई किराया विराया आता है क्या तुम्हें? नहीं अर्जुन बाबू, हमारी आमदनी बस इतनी ही है। अच्छा, और तुम्हारे महीने के खर्च क्या क्या हैं? खाना, आने जाने का खर्च, बच्चों की पढ़ाई का फीस, कपड़े, दवाइयाँ, मोबाइल का खर्च और बस अर्जुन बाबू, अब तक इतना ही ध्यान में आ रहा है। तुम्हारा पान और गुटके का क्या, उसे क्यों भूल रहे हो? तुम उसकी परवाह मत करो। नहीं रामदेव,
तुम्हें इसे भी खर्च में शामिल करना ही होगा। कोई भी सामान जो तुम पैसे देकर खरीदते हो वो खर्च ही है। वैसे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ये आदत अच्छी नहीं है, इसे तुम छोड़ दो। इससे आगे चल के तुम्हें बहुत नुकसान होगा। खैर, ये बताओ तुम ये पैसे बचाकर करोगे क्या? अर्जुन बाबू, मैं अपने लिए एक मोटरसाइकिल खरीदूंगा, अपनी दुकान खोलूंगा और पक्के वाला मकान बनवाऊंगा। और तुम? मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और बेटी की शादी करूंगी, मेरे लिए गहने खरीदूंगी। बहुत अच्छे। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। मैं सब्जी खरीदते वक्त तुम्हें आमदनी और खर्च के बीच का संबंध समझाऊंगा, समझे? चलो। राम राम साहब। राम राम। देखो रामदेव, ये है तराजू और ये है सब्जियां। अब इस तराजू और सब्जियों के साथ मैं तुम्हें आमदनी और खर्च के भेद समझाऊंगा, समझे? इधर ध्यान से देखो। जहां हम बांट रखते हैं ये है तुम्हारी कमाई, और ये दाईं तरफ जहां हम सब्जी रखते हैं ये है होने वाले खर्चे। अब मैंने यहाँ पर 1 किलोग्राम का भार रखा जो कि तुम्हारी महीने भर की आमदनी है। अब मैं यहाँ पर एक एक कर आलू डालता जाऊँगा जो तुम्हारे होने वाले महीने के खर्च, अलग अलग खर्च सबको दर्शाते हैं, समझ गए? ये सारे तुम्हारे अलग अलग खर्च हैं। जी बाबू। अब इस स्थिति को देखो। यहाँ बाएं पल्ले में तुम्हारी कमाई दाएं पल्ले की अपेक्षा भारी है, यानी कि तुम अभी और कुछ खर्च कर सकते हो, कुछ और आलू इसमें डाल सकते हो। ये स्थिति अच्छी है, समझे? अब तुम इस दाईं तरफ और आलू डालो, और इतने आलू डालो कि तुम्हारी आमदनी और तुम्हारे खर्चे बराबर हो जाए, समझे? जी बाबू। डालो और डालो। बस बस बस। अब तुम्हारी आमदनी और तुम्हारे खर्चे बराबर हैं। अब इसमें और आलू डालने की गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब है कि तुम अपनी कमाई से खर्चे पूरे कर रहे हो, ये भी अच्छी बात है। लेकिन तुम अपनी कमाई से खर्च तो पूरे कर रहे हो, लेकिन कुछ बचा नहीं पा रहे। इस स्थिति को सामान्य स्थिति कहते हैं, समझे? जी अर्जुन बाबू। अब इसमें और आलू डालो। बस। अब देखो, बाईं ओर के पल्ले पर रखी हुई तुम्हारी कमाई दाईं ओर के पल्ले पर रखे हुए आलू यानी कि खर्चों से कम हो गई, समझे? इस स्थिति में तुम्हें यहां से कुछ खर्च कम करने पड़ेंगे, यानी कि कुछ आलू निकालने पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हें कर्ज लेना होगा, और कर्ज की स्थिति में हानि होगी। इस स्थिति को हम कहते हैं हानि की स्थिति, समझ गए? यानी कि कमी की स्थिति। तो अब तक मैंने तुम दोनों को जो समझाया, समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए। तो बताओ, अच्छी स्थिति कौन सी है, संपन्नता की, सामान्य या कमी? अच्छी स्थिति तो संपन्नता की है, पर बाबूजी हम कितनी भी कोशिश कर ले हम कमी की स्थिति में ही रहते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक समझा पुष्पा, तुम अभी कमी की स्थिति में ही हो। अर्जुन बाबू, हम भी संपन्नता की स्थिति में जाना चाहते हैं, पर कोई उपाय नहीं सूझ रहा, क्या करें? देखो रामदेव, इसके लिए तुम्हें धीरे धीरे बचत करके पहले सामान्य स्थिति में जाना होगा और वहां से संपन्नता की स्थिति की ओर बढ़ोगे, समझ गए? बिल्कुल समझ गए। अब तुम्हें चलना चाहिए, तुम्हें काम पर भी तो जाना होगा। तुम शाम को मेरे घर पर आ जाओ,
वहाँ पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कमी की स्थिति से निकलकर सामान्य स्थिति की ओर कैसे बढ़ते हैं और वहाँ से संपन्नता की ओर कैसे बढ़ते हैं। समझे? जी बाबूजी। अच्छा पुष्पा, तुम भी ज़रूर आना साथ में, समझी? ठीक है बाबूजी, हम ज़रूर आएंगे। अच्छा चलो, राम राम। हाँ भाई, गोभी कैसे दी? नमस्ते अर्जुन बाबू। अरे आओ आओ, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। आज सुबह मैंने तुम्हें संपन्नता, कमी और सामान्य स्थिति के बारे में समझाया था। वो अच्छी तरह तो समझ गए हो ना? जी अर्जुन बाबू, समझ गए। अच्छा अच्छा, आओ आओ। देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये आर्थिक मानचित्र भी बनाया है। इसमें मैंने तुम्हारे बताए अनुसार सभी खर्चों को चित्रों में दिखाया है और अब मैं तुम्हें पैसों के आने जाने के बारे में समझाऊंगा। और अगर ये तुम समझ गए तो तुम अपने खर्चों पर काबू पा सकोगे और अपने लिए बचत भी कर पाओगे। अरे कहाँ खो गए? कुछ नहीं अर्जुन बाबू, कुछ नहीं। ठीक है। सुबह रामदेव तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी महीने की आमदनी 4,500 रुपये है और पुष्पा तुम्हारी 1,500 रुपये, कुल मिला के हुए 6,000। ठीक है ना? जी बाबूजी। तो ये पैसे लो और गिन के बताओ ये कितने हैं। 6,000 रुपये हैं। अब तुम दोनों सोच विचार करो और होने वाले हर खर्च के हिसाब से इन पैसों को इन चित्रों के आगे रखो। हम रुक जाएंगे, ठीक है। रोटी का 2,000 रुपये। ये खाने का 2,000 और बस में आने जाने का 750। बच्चों का फीस कितना? 500 रुपये। घर के जरूरी सामान का खर्च 1,000 रुपये। और कपड़ों का खर्च के लिए 500 रुपये। ये रहा 500। और दवाई का खर्च 250 रुपये। ये रहे 250। मोबाइल का खर्च मोबाइल का खर्च 200। ये रहे 200। और मेरे गुटखे और दारू का खर्च 300। ये रहे 300। और ये त्योहार का खर्च 500। देखो, तुम्हारे खर्चे तुम्हारी आमदनी से ज्यादा हैं, इसीलिए तुम कमी की स्थिति में हो। लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस स्थिति को तुम कैसे बदल सकते हो। लेकिन इसके पहले तुम्हें अपनी ज़रूरत और इच्छा के अंतर को समझना होगा। तुम जीने के लिए खाते हो, ये ज़रूरत है, पर अगर तुम रोज़ होटल में खाओ, ये तुम्हारी इच्छा है। तुम्हें काम पे जाने के लिए टेम्पो लेना पड़ता है, ये ज़रूरत है, पर अगर तुम रोज़ बस से जाना चाहो तो वो तुम्हारी इच्छा है। आजकल मोबाइल फ़ोन भी एक ज़रूरत है, पर अब तुम्हें महंगा मोबाइल चाहिए तो वो तुम्हारी इच्छा है। तो देखो, आवश्यक चीज़ें हमारी ज़रूरतें हैं और हमारी खुद की चाह इच्छाएं। तुम्हें पहले ज़रूरतों और इच्छाओं में फ़र्क समझना होगा और फिर खर्च सिर्फ ज़रूरतों पे ही करना होगा, तभी तुम बचत कर पाओगे। अच्छा, अब मैं समझा। मेरी आमदनी मेरी इच्छाओं को पूरी करने में समाप्त हो जाती है, जिससे मैं अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। बिल्कुल सही समझे। अगर तुम अपने ज़रूरत और इच्छाओं के अंतर को समझ चुके हो तो समझो हमने आधी जंग जीत ली। अब तुम अपने सभी खर्चों को ज़रूरत और इच्छा में बांट लो और अपनी आमदनी को सिर्फ ज़रूरत पर ही खर्च करो। इस प्रकार तुम इच्छा पर होने वाले खर्च को बचा पाओगे, वरना अब तक की हुई सारी बातें व्यर्थ हो जाएंगी।
आमदनी और खर्चे का हिसाब रखने का यही सिद्धांत है कि अपनी आय के अनुसार जरूरत पर खर्च करो और इच्छाओं पर होने वाले खर्च की बचत करो। मैं आपके बात का मतलब समझ गया। मुझे थोड़ा सोचने दीजिए बाबूजी। मुझे लगता है कि मेरे अपने इच्छाओं पर होने वाले खर्च, जैसे बस में आने जाने का खर्च, कपड़ों का खर्च, त्योहार पे होने वाले खर्च और शादियों के खर्च मैं बचा सकता हूँ। और मुझे गुटखा और दारू की आदत भी छोड़नी पड़ेगी। बहुत अच्छे। यदि तुमने इन खर्चों को हटा दिया तो तुम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो और फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर पहुंच जाओगे। मुझे लगता है तुम अपने खर्चे और भी कम कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें सोचना होगा कि कौन से ऐसे खर्चे हैं जो बेहद ज़रूरी हैं, यानी कि जिनके बिना तुम जी नहीं सकते, ताकि उन पर अभी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये भी सोचना होगा कि इन खर्चों में और कमी कैसे लाई जाए ताकि तुम पैसे बचा सको और उसे दूसरे कामों में लगा सको। जैसे अगर तुम दाल सब्जियां रविवार की हाट से लाओगे तो वो तुम्हें सस्ती पड़ेंगी। अगर तुम साफ सफाई का ध्यान रखो तो तुम्हारी दवाइयों और डॉक्टर पर होने वाले खर्च को कम किया जा सकता है। और सबसे अहम बात, तुम्हें पान मसाला, गुटखा जैसी अनावश्यक चीज़ों पर होने वाले खर्च को जल्द ही रोक देना चाहिए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पता नहीं हमारा इन चीज़ों पर कभी ध्यान ही नहीं गया। अब से मैं अपना अनावश्यक खर्च को बंद कर दूंगी और आमदनी और खर्च का सही से हिसाब रखूंगी। ये हुई ना बात। अब मेरी बातों को ध्यान में रखकर दोबारा इन पैसों को अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करो। अभी कहाँ पर? अभी यहाँ पर रखिए। ठीक, खाने का 2000 और आने जाने का खर्च 650 और बच्चों का फीस 500 रुपये। 500 बच्चों का फीस। घर के जरूरी सामान का खर्च 1000 रुपये। और कपड़ों का खर्च के लिए 500 रुपये। ये रहा 500 और दवाई का खर्च 250 रुपये। ये रहे 250। मोबाइल का खर्च मोबाइल का खर्च 200। ये रहे 200। दारू और गुटखा बंद। और भी तो खर्चे हैं हमारे वहाँ पे। और ये त्योहार का खर्च 500। भैया जी के कर्जा चुकाने के लिए बचे हुए पैसे 400। तो हमने अभी रुपयों के आने जाने का हिसाब देखा, अपनी कमाई और ज़रूरतों को देखते हुए खर्च का हिसाब लगाया। अब तुम्हें इसी हिसाब पे टिके रहना होगा और धीरे धीरे अपनी अन्य ज़रूरतों के लिए भी बचत करनी होगी, वो ज़रूरतें जो कि अभी पूरी नहीं हो पा रही हैं। कोशिश अच्छी है, मगर तुम अभी भी कमी की स्थिति में हो। तुम्हें फिर से कोशिश करनी पड़ेगी ताकि तुम सामान्य की स्थिति में आ जाओ। पर इन नियमों का तुम्हें किसी भी हाल में पालन करना ही पड़ेगा, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए। तुम्हें अपनी आमदनी और खर्चों के हिसाब से ही चलना होगा, ना कि अपनी मर्जी से। हाँ, अगर किसी महीने कोई खर्च बढ़ जाए तो दूसरे खर्च को कम करना होगा, जिससे तुम्हारा हिसाब बराबर बना रहे। जैसे अगर तुम्हें किसी महीने दवाइयों पर ज़्यादा खर्च करना पड़ जाए तो तुम्हें दूसरे खर्चों को कम करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा हिसाब बराबर बना रहे। एक और बात, अपने सारे खर्चों को लिख कर रखो। इससे तुम्हारे खर्चों पर निगरानी बनी रहेगी और तुम ये भी जान सकोगे कि तुम हिसाब से चल रहे हो या नहीं। और हर सप्ताह के अंत में तुम दोनों साथ बैठकर अपने खर्चों को देखना और विचार करना कि वो तुम्हारे हिसाब से बैठ रहा है या नहीं। अगर तुम इन बातों का ध्यान रखकर चले तो हर महीने बचत भी कर सकोगे। बाबूजी, आज आपने हमें
जीवन का एक अहम पाठ सिखाया। मुझे समझ नहीं आता आपका आभार कैसे व्यक्त करूं। अरे तुम मेरी दी गई सीख पे चलो, यही मेरे लिए काफ़ी है। याद है ना क्या करना है? अपनी आमदनी और ज़रूरतों को देखकर हिसाब लगाना है और अपनी इच्छाओं के खर्चे को रोककर बचत करनी है। अब तुम्हें निकलना चाहिए क्योंकि अंधेरा होने को है और तुम्हें दूर भी जाना है। ठीक है बाबूजी, नमस्ते। नमस्ते। तो दोस्तों, आज आपने आय व्यय और बजट के बारे में जाना। पहले आपने अपने पैसों का विवरण लिखकर अपने आर्थिक स्थिति को समझना सीखा। इसके लिए हम अपने घर के सभी सदस्यों का मासिक आय जोड़ देते हैं, जिससे हमारी गृहस्थी का कुल मासिक आय पता चल जाता है। अब उसमें से अपने रोजमर्रा के खर्चों को निकाल देते हैं, जैसे खाने का खर्च, आने जाने का खर्च, दवाई इत्यादि का खर्च, और उसके साथ हमारे भविष्य में आने वाले खर्चे जैसे बुढ़ापे के लिए बचत आदि, और अचानक आए खर्चों के लिए बचत जैसे अचानक आई बीमारी, प्राकृतिक विपत्ति जैसे बाढ़ आदि से नुकसान को भी निकालने के बाद हम अपने वास्तविक मासिक अतिरिक्त राशि को जान पाते हैं, जो कि लाभ, सामान या कमी की हो सकती है। आपने ये भी देखा कि हमारा लक्ष्य लाभ की स्थिति में पहुंचने की होती है। उस स्थिति को पाने के लिए अपने जरूरत और इच्छाओं में भी फर्क करना सीखा और देखा कि कैसे हम अपनी इच्छाओं पर होने वाले खर्च को कम कर अपने भविष्य की जरूरतों के लिए बचत कर सकते हैं। आपने ये भी समझा कि आपकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आपकी अभी की आय कम पड़ सकती है, इसलिए आपको अतिरिक्त आय के साधन भी तैयार करने होंगे। और आप अब ये भी जान गए हैं कि कैसे आपको किसी भी स्थिति में अपने बनाए हुए बजट के हिसाब पर डटे रहना होगा, और महीने में अचानक हुए खर्च को आप अपने बजट के अनुसार संभालना भी सीख लिया है। आशा है आपने आय व्यय और बजट के इन सभी पहलुओं को समझ गए हैं और इसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करेंगे।